हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो न्यायपालिका के अंतर्गत आता है उसे बोलते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। अर्थात न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, जो देश के सभी निर्णय को सुनाता है या सभी फैसलों को सुनाता है। जितने भी केस चल रहे हैं उन सभी के निर्णय देने की शक्ति हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होती है दोस्तों। पिछली बार यूपी पैट की परीक्षा में सर्वोच्च न्यायालय से एक प्रश्न आया हुआ था दोस्तों, और ये यूपी पैट की जो आगामी परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर में होने वाली है, इस बार भी प्रबल चांस हैं आने के वहाँ से क्वेश्चन। तो मैंने सोचा क्यों ना सर्वोच्च न्यायालय के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लाए जाएं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इसमें ऐड करूं, ताकि सर्वोच्च न्यायालय का एक बेसिक आपका तैयार हो जाए। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लास में डाल चुका हूँ। आज ये 5वें नंबर की क्लास है जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। तो देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, न्याय क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, गठन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यानी सबसे पहले तो यही बेसिक क्वेश्चन बन जाता है कि उच्चतम न्यायालय को वास्तव में संविधान में रखा कहाँ गया है। तो भाग 5 में रखा गया है और आर्टिकल 124 से 147 तक दोस्तों रखा गया है। भारत में उच्चतम न्यायालय का शुभारंभ 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लागू फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय का प्रतिरूप था। हमारे देश में जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है दोस्तों, उससे लगभग 75% डाटा संविधान के अंतर्गत लिया गया है। सबसे पहले 1937 में एक फेडरल कोर्ट बना था दोस्तों, मैं आपको बता दूं। फिर वो बनते बनते 26 जनवरी 1950 में वे एक कोर्ट और बन गया, और 28 जनवरी 1950 में यह सुप्रीम कोर्ट के नाम से लागू कर दिया गया दोस्तों। बात करते हैं गठन की। उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। 124(1) के तहत मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, क्षेत्राधिकार, सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया गया था। ये मैं बेसिक स्टार्टिंग की बात बता रहा हूं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय में संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़कर 34 कर दी। अब इनकी नियुक्ति की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो कर देगा राष्ट्रपति, और अन्य की भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन उसके लिए उसे अन्य न्यायाधीशों की परामर्श लेनी होगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को कोलेजियम व्यवस्था कहा जाता है। कोलेजियम व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि इसमें 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक पैनल होता है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया को संपन्न करता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य है। वह भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में कार्य उसने किया हो, यानी वकील के रूप में कार्य किया हो, राष्ट्रपति के मत वह सम्मानित न्यायविद हो। दोस्तों आपसे एक बात बता दूं, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, और ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उलझा देता है। हमारे संविधान के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की न्यूनतम आयु नहीं दी गई है। इसका जिक्र या उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है दोस्तों। ये जानकारी आपको याद रखनी है। जिस प्रकार राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान या उल्लेख हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं कार्यकाल की। भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, ये मैं बता चुका हूं। संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये जो का त्यों प्रश्न दोस्तों यूपी पैट 2022 की परीक्षा में पूछा गया था, ये आपको याद रखना है। इसकी अधिकतम सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष हो सकती है। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय संसद द्वारा किया जाएगा। यानी आयु कितनी होनी है, कितना, उस सभी का फैसला हमारी संसद, माननीय संसद जी सुनाएंगे। बात करते हैं इसको पद से हटाना। इन पर भी महाभियोग लगता है, लेकिन उसे सीधे महाभियोग नहीं कह सकते।
अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाने का आधार दुर्व्यवहार, सिद्ध कदाचार, जिसके लिए महाभियोग प्रक्रिया से संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य का बहुमत उपस्थित तथा मत देने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत से हटाया जा सकता है। और ऐसा एकमात्र हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे दीपक मिश्रा, उन पर प्रस्ताव लाया गया था लेकिन वो असफल रहा था। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे मुख्य न्यायाधीश का नाम बताओ, तो दोस्तों मैं लिख देता हूं दीपक मिश्रा। उन पर अविश्वास या महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी लेकिन वो किसी कारणवश अस्वीकृत कर दी गई थी। अनुच्छेद 124(5) के अनुसार ऐसे किसी भी प्रस्ताव को संसद में रखने तथा न्यायाधीशों को कदाचार या असमर्थता की जांच करने के लिए संसद में न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया गया, जिसके अनुसार किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए एक प्रस्ताव राष्ट्रपति को संबोधित करके लाया जाएगा। रोचक तथ्य यह है कि अभी तक किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रस्ताव सिद्ध नहीं हुआ है। भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध लाया गया, लोकसभा में पारित नहीं हो सका, और दीपक मिश्रा मैंने बता दिया, और वी रामास्वामी के विरुद्ध भी लाया गया था लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं हो चुका था, इसलिए इनका नाम हम नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं शपथ की। 124(6) के अनुसार मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की शपथ को राष्ट्रपति द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। बात करते हैं वेतन और भत्ते की। इनका वेतन 125 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन संसद द्वारा निर्धारित विधि के आधार पर दिए जाएंगे। संसद द्वारा पारित संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। बात करते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी होता है आर्टिकल 126 के तहत। उच्चतम न्यायालय में अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या कर्तव्य पालन में असमर्थ हो तो उसके लिए दोस्तों कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ये बात आर्टिकल 126 के तहत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं तदर्थ न्यायाधीश। आर्टिकल 127(1) के अनुसार तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सहमति तथा राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद न्यायालय के कोरम पूर्ति करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। दोस्तों बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है ये। बात करते हैं कार्यस्थान की। आर्टिकल 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का कार्य क्षेत्र दिल्ली रहेगा। वैकल्पिक रूप में चाहे मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद या अन्यत्र जगह स्थापित कर सकता है, यानी मुख्यतः तो दिल्ली रहेगा लेकिन राष्ट्रपति की सलाह के बाद वह उसे बदल भी सकता है। बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार शक्ति की। बात करते हैं आरंभिक आधिकारिकता शक्ति। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक अधिकार से आशय है कि कुछ ऐसे क्षेत्र जिनकी सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। जैसे आर्टिकल 131 में उल्लेख किया गया है, यदि कोई विवाद भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न हो पर सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही होता है। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में संविधान से पूर्व की संधि, समझौता तथा अंतर्राज्य जल विवाद को भी शामिल नहीं किया जाता है। बात करते हैं मूल अधिकारों का संरक्षक। मूल अधिकारों का संरक्षक भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उच्चतम न्यायालय को ही माना गया है। रिट जारी करने की शक्ति भी उच्चतम न्यायालय के पास है आर्टिकल 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय को 226 के तहत। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको बड़े ध्यान से पढ़ लेना आप। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध अधिकार परीक्षा की रिट जारी कर सकता है। बात करते हैं सलाहकारी क्षेत्राधिकार की। संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की 2 श्रेणियों में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार है, बल्कि बाध्य नहीं है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय सलाह दे भी सकता है, इनकार भी कर सकता है तथा पूर्ण संवैधानिक संधि समझौते पर विवाद उत्पन्न होने पर भी उच्चतम न्यायालय सलाह लेने बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अभिलेख न्यायालय। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात मानी जाती है। आर्टिकल 129 के तहत उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, क्योंकि इसकी कार्यवाही फैसले अभिलेख साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, अन्य न्यायालय से विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार करेंगे। पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 129 में है। बात करते हैं पुनर्वावलोकन की शक्तियां। आर्टिकल 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय या आदेशों के पुनरावलोकन या पुनर्विचार करने की शक्ति दी गई है, यानी जो फैसले उन्होंने सुना दिए हैं उसको बदल भी सकता है, दोबारा देख भी सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक समीक्षा शक्ति का प्रयोग विभिन्न मामलों में किया गया है। गोलकनाथ मामला 1967 और केशवानंद भारती मामला 1973, इसी मामलों में हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने
अपने फैसले पर पुनरावलोकन किया है या पुनः विचार किया है दोस्तों। बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की। उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 132 के तहत अपीलीय अधिकारिता प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है जिसमें संवैधानिक मामले की अपील, दीवानी मामलों की अपील, आपराधिक मामलों की अपील व विशेष अनुमति की अपील की जाती है। बात करते हैं संविधान का संरक्षक। संविधान का संरक्षक भी उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यदि विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के प्रावधानों पर उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका द्वारा सरकार के दो अन्य अंगों विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करना है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, कितनी न्यायाधीश की उम्र होती है, कितनी सेवानिवृत्त की होती है, इन सभी फैक्ट को मैंने इसमें जोड़ा है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद आपको एहसास होगा कि सर्वोच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बहुत सी मुख्य जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। तो आप इस वीडियो को देखिए, पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। 3 प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश आप मुझे बताएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के पहले दलित न्यायाधीश आप मुझे बताएंगे, और सर्वोच्च न्यायालय के बहुत कम समय तक न्यायाधीश जो रहे हैं उन्हें आप मुझे बताएंगे, और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये 4 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, पहले दलित मुख्य न्यायाधीश, और सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश, और दोस्तों वर्तमान समय में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, आप ये चारों प्रश्न कमेंट करके मुझे बताएंगे ताकि मुझे पता चल सके आपको कोई बात आती है या नहीं आती है। तो इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।